बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख ली थी जी, और हमने देखा था कि पहले ये छोटी सी बात हमने की थी कि हाउ क्रेडिटर्स आर वॉर्न। क्रेडिटर्स को क्यों वॉर्न करना पड़ रहा है हमें? क्योंकि वो जिस लोगों से अब काम कर रहे हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है। तो लॉ ने क्या किया, नाम के अंदर ही इस कम्युनिकेशन को डाल दिया, लफ्ज़ लिमिटेड लगाकर, ठीक है ना। फिर हमने कल बात की थी कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट थे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, अगरचे इसके ऊपर अगले चैप्टर में डिटेल आ रही होगी इंशाल्लाह। फिर कुछ बुनियादी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। और इसकी लॉजिक भी पढ़ ली थी कि कंपनी लॉ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितने पुराने लॉज थे उन सब का नाम हमने क्या रख दिया, कंपनी लॉ, और जो करंट लॉ है उसका नाम हमने रख दिया कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा जी। फिर इसमें यह भी ख्याल रखना है, कभी लिखने के लिए ज़रूरत आ जाए तो, उधर बी लॉ में आपने पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या होता है। बी लॉ का पहला चैप्टर था ना, कि अगर तो कवानीन को जारी करने के हमारे पास दो तरीके थे। एक था प्रॉपर तरीका, सिराते मुस्तकीम, कि पहले आप जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएंगे, फिर सेनेट से अप्रूव करवाएंगे, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको साइन कर देगा। जैसे अभी आजकल जो अमेंडमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो वो कल पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी, अब वो सेनेट में चली जाएगी, सेनेट ने अप्रूव कर दी तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी, फिर प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होगा, वो उसे वापस भी भेज सकता है, फिर वो दोबारा भेज दे तो फिर दोबारा चली जाएगी, फिर वापस भेज सकता है। दो दफ़ा वापस भेजने के बाद तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट का ये इख्तियार ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ, ये बातें आप वहाँ चैप्टर 1 में पढ़ कर आए, ठीक है। और एक था कि ऑर्डिनेंस जारी कर दे, सदर ही कानून बना दे। फिर हमने पढ़ा था कि ये शुरू में 120 दिन के लिए रहेगा और फिर वो, तो यहाँ आप देखें कंपनीज एक्ट 2017 था, लेकिन 94 वाला ऑर्डिनेंस था। ये वही फ़र्क है कि वहाँ जैसे अभी भी आप जब वो टैक्स पढ़ कर आए हो तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ कर आए हो, ठीक है ना। सेल टैक्स एक्ट है और इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है। अच्छा जी, फिर हमने कल बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। बॉडी कॉरपोरेट में हमने पढ़ा था कि किसी चीज़ को बॉडी कॉरपोरेट कब कहते हैं। नंबर 1, कौन कौन सी कंपनी बॉडी कॉरपोरेट कहला सकती है या कौन कौन सी एंटिटी बॉडी कॉरपोरेट कहला सकती है। उसमें पहले था कि वो तमाम कंपनीज जो कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ के तहत, यानी किसी भी पाकिस्तानी लॉ के तहत जो कंपनी बनी है वो कंपनी भी है और बॉडी कॉरपोरेट भी है। नंबर 2, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, कोई भी दुनिया में किसी और मुल्क में कंपनी बनी है वो कंपनी भी है और बॉडी कॉरपोरेट भी है। अब बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉरपोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। अगर किसी स्टैट्यूट से कोई बॉडी बनाई जाए, जैसे आई कैप की बॉडी, वो अपने स्टैट्यूट से बनी, अब अगर उस स्टैट्यूट में लिख दिया जाए कि ये बॉडी कॉरपोरेट भी है तो फिर वो बॉडी कॉरपोरेट हो जाएगी। और बॉडी कॉरपोरेट बाद दफ़ा तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि ट्रीटेड एज बॉडी कॉरपोरेट। अगर ये लफ्ज़ ना लिखें फिर क्या लिखें, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, एसेट्स अपने नाम से खरीद सकेंगे, लाइबिलिटीज अपने नाम से होंगे, सू किया जा सकेगा और सू कर सकेगा। ये 3-4 बातें लिख दें तो इस सारे का मतलब क्या हो गया, बॉडी कॉरपोरेट हो गया। फिर 2 एक्सक्लूजन थी जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, और दूसरी थी एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड, अगर वो मिनिस्टर जो है उसको ऐसे लेकर चल पड़े तो। अच्छा जी, ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। फिर हमने कंपनी को क्लासीफाई करना शुरू किया था। हमने कहा था कंपनी को 3 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेयर देखा, हमने 2 कैटेगरीज बना ली, प्राइवेट एंड पब्लिक। फिर प्राइवेट कंपनी का हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ऐड हो गए, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर, लिमिट नंबर टू मेंबर टू 50, प्रोहिबिट इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट का मीनिंग भी हमने समझ लिया था।
फिर हमने कहा प्राइवेट कंपनी दो तरह की होंगी, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। फिर लिस्टेड कंपनी की बात आ गई थी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को हमने डिफाइन किया, फिर हमने कहा दो तरह की होंगी, अनलिस्टेड एंड लिस्टेड। अनलिस्टेड कौन सी हैं? जो पब्लिक से पैसे ले सकती हैं लेकिन लिए हुए नहीं हैं, और जिन्होंने ले भी लिए हैं वो लिस्टेड होगी। और लिस्टेड कंपनी की दूसरी पहचान क्या है? इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं, इसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही होती है। ठीक होगी ना बात? बहुत सारी है। फॉर एग्जाम्पल मतलब बड़ी छोटी कंपनी एसएमसी कंपनी बनती है ना, जो छोटी सी होती है, मतलब जाहिद कभी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड ऐसी होंगी। नहीं, राइस तो एसएमसी नहीं है, वो उधर आता है, प्राइवेट में आता है, लेकिन अदर देन उसमें आता है, अंसारी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आता है। अच्छा जी, फिर हमने सिंगल मेंबर को डिफाइन कर लिया, डेफिनेशन को हमने देखा कि मीन्स के मीनिंग क्या अटैच हो रहे थे, ये सारा काम हम कल करके चले गए थे। पब्लिक सेक्टर कंपनी, यहाँ से आगाज करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस एरिया में से, इस उसमें से। और फिर वो जो नया मिजाज चल रहा है उसमें इस तरह के सवाल यहाँ से, इस तरह की डेफिनेशन, क्योंकि वो ये रिवाज ख़त्म क्योंकि जी पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन बताएं, ठीक है ना, कि रटा लगा के रिप्रोड्यूस करें, नहीं। देखें जी, पब्लिक, एक था पब्लिक कंपनी और एक था पब्लिक सेक्टर कंपनी। It is also incorporated, it is also important to distinguish between public company and public sector company. Public sector company has been defined as follows. Public sector company means a company whether public or private. इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी का वैसे आपके ध्यान में क्या ख्याल है? पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट ओन। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट ओन, कि जी ये एजुकेशन पब्लिक सेक्टर की है, इसका मतलब गवर्नमेंट का इदारा है। अब होली तो यहाँ से निकालेंगे ना कि होली ओन्ड है, कि क्या मुराद है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट का इदारा, ठीक है ना। A public sector company means a company, whether public or private, which is directly or indirectly controlled, beneficially owned, or not less than 51% of voting securities or voting power, which are held by the government or any agency of the government or statutory body. इसका मतलब है लफ्ज़ होली वाली कहानी तो ख़त्म हो गई, वो तो कह रहा है 51%, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है? नॉट लेस देन 51%, इसका मतलब मिनिमम 51%, और इससे ज़्यादा हो तो और ही अच्छी बात है। अब कुछ इदारे होंगे जो जिसके अंदर 100% गवर्नमेंट ही का इदारा होगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी कंपनी का 51% गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट की एजेंसी के पास हो या गवर्नमेंट की किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास हो, तो फिर उस इदारे को हम क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर कंपनी। बात समझ आ रही है? अब वो जो नया जो लास्ट अटेम्प्ट हुई, उसके बाद यहाँ से सवाल कैसे आएगा? वो आपको इदारा के बारे में बताएगा और फिर पूछेगा कि बताओ इसमें से पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी। तो हमें वही बात कि हमें इस वजह से सारा, अब सारी किताबें सारा कुछ यहाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ज़रूरत इसकी है, वेज ऑफ बिकमिंग अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये असल में इस वक्त बच्चे को सीखना है कि किस किस तरीके से पब्लिक सेक्टर कंपनी बन सकती है। पहली बात, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल आ जाए। A company become a public sector company if it is directly controlled by the government or any government agency or statutory body. इन तीन के जरिए से डायरेक्टली कंट्रोल आ जाए गवर्नमेंट के पास। कितना? 51%, ठीक है। द कंट्रोल कुड बी थ्रू मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, ये बात पीछे डेफिनेशन से पहले समझते हैं। वो कहता है
Public company means, public sector company means a company, whether public or private, which is directly or indirectly controlled, beneficially owned or not less than 51% of voting security. यानी किसी कंपनी में हमने देखना है कि 51%, बाद दफ़ा क्या होता है 51% शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं, गवर्नमेंट के पास चले गए या गवर्नमेंट की एजेंसी के पास चले गए या गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी के पास चले गए, तो वो इदारा क्या बन गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी। एक है कि नहीं, शेयर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास 51%, शेयर कम है, 25% शेयर है, 26% शेयर है, लेकिन शेयर के एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई है कि अगरचे गवर्नमेंट के पास शेयर तो हैं 26%, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उसकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। इसे कहते हैं कंट्रोलिंग शेयर। जैसे अगर आपको याद हो, ना याद हो तो चलो मैं वैसे आपको बता देता हूं, हमने पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया, ये हमारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। हमने एतिसलात को 26% शेयर दिए पीटीसीएल के, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है चले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें पैसे डाल देते हैं, शेयर हम लेंगे 26%, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग हमारी चलेगी। क्या मतलब हुआ, कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड। ये पहले वाला आ गया कि कंट्रोल चला गया, बेनिफिशियली 51% नहीं शेयर गए। तो इस तरह अगर किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे में गवर्नमेंट मेन बीओडी की मेजॉरिटी अपॉइंट करती हो, भले शेयर 51% ना भी हो, तब भी वो क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब ये वो एक्स्ट्रा काम है जो company become a public sector company if it is directly controlled by the government or any government agency or statutory body. The control could be through management, administration or policy making. अब इसकी एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान रेलवे इज अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विच इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है रेलवे पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है उस डेफिनेशन से जो हमें समझ आ रहा है, इनडायरेक्ट कंट्रोल। कंपनी कैन बिकम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इफ इट इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है लेकिन इनडायरेक्ट कर रही है, या गवर्नमेंट की एजेंसी कर रही है लेकिन इनडायरेक्ट कर रही है, या स्टैट्यूटरी बॉडी कर रही है लेकिन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कंट्रोल कैन बी थ्रू intermediaries, entities or organizations that have direct control from the, क्या एग्जाम्पल है जी, सुई नादरन गैस। सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड SNGPL जो कि हमारा वो भी है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, पाकिस्तान में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ना जहां आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम। इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स institution like oil and gas development company OGDC company and government holding private GHPL has indirect control over the management and administration। गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल इन दो कंपनीज के थ्रू एक्सरसाइज किया हुआ है। ये कंपनी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल कहाँ है, OGDC के ऊपर, GHPL के ऊपर, और ये SNGPL को कंट्रोल कर रही हैं। तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो चला गया, तो फिर कौन सी कंपनी बन गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी। तीसरी बात, बेनिफिशियल ओनरशिप। If the government or any government agency or statutory body has beneficially owned a company become a public sector company, beneficial ownership refer to the right to enjoy the benefit of ownership even though the title to the property or asset in another name। बज़ाहिर एसेट उसके नाम ना हो
जैसे PTCL इसकी एग्जांपल है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी is a company where the government of Pakistan has beneficially owned through its majority stake 62% held by Pakistan Telecommunication Authority। गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई, अब असल में तो शेयर किसके नाम है? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के नाम है, लेकिन इसको एंजॉय कौन कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंजॉय कर रही है। कैसे आ गई थी? बेनिफिशियल ओनरशिप के थ्रू। जी हाँ, इनडायरेक्ट में आ गया। इनडायरेक्ट में कुछ जगह इनडायरेक्ट में है कि आगे कोई इदारा था, कंपनी थी, जैसे OGDC थी, और एक है कि अथॉरिटी आ गई, फिर आ गया। अब आया जरा सिराते मुस्तकीम कि डायरेक्ट ही 51% वोटिंग ले ली गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। अ कंपनी इज कंसिडर्ड अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इफ नॉट लेस देन 51% ऑफ इट्स वोटिंग शेयर और सिक्योरिटीज। तो PSO इसकी एग्जाम्पल है। हाँ, वो 51% वोटिंग राइट आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए। हाँ, लेकिन वो सिक्योरिटी ज्यादा कंप्रीहेंसिव, वो दोनों बातों को कवर कर लेता है, इस वजह से। पाकिस्तान स्टेट ऑयल इज अ कंपनी वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड मोर देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज और वोटिंग पावर, विच मेकिंग इट पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब ये कंपनी वो है जिसमें 51% गवर्नमेंट के शेयर होने की वजह से, डायरेक्ट गवर्नमेंट के नाम होने की वजह से। PTCL में गवर्नमेंट के नाम शेयर नहीं है, बल्कि शेयर किसके नाम है? अथॉरिटी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। लेकिन अथॉरिटी को कौन कंट्रोल कर रहा था? गवर्नमेंट कर रही थी। क्लियर हुई बात? जी बिल्कुल, बॉडी कॉर्पोरेट। पावर टू elect or nominate directors. A company is deemed a public sector company if the government or any government agency or statutory body has the power to elect, nominate or appoint majority of its। कि किसी इदारे के हमारे पास शेयर कम हो, कोई जैसे हमने एतिसलात को दिए, लेकिन ये एग्री हो जाए कि नहीं यार अच्छा डायरेक्टर मेन आप अपॉइंट कर दिया करें, आप नॉमिनेट कर दिया करें। नॉमिनेट और अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा फर्क है, अभी डायरेक्टर के चैप्टर पे जब पहुंचेंगे तो वहां समझ आएगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज पावर टू elect, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स। हालांकि गवर्नमेंट के शेयर 51% से ज्यादा नहीं है, लेकिन नेशनल बैंक के साथ एग्रीमेंट यह है कि आपका बोर्ड जो है उसका 50% से ज्यादा लोग कौन नॉमिनेट करेगी? गवर्नमेंट करेगी। पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इफ एन एसोसिएशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इज लाइसेंस्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, it can be considered a public sector company if it meets any of the aforesaid mentioned criteria। यानी वो जो ऊपर ही इनडायरेक्ट और ऊपर 5 क्राइटेरिया हैं, उनमें से अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी उस क्राइटेरिया पर पूरी उतर जाए तो फिर ये क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज अ गुड एग्जांपल। ये वो बात है जो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर रही है कि यार अब कोई बंदे को इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब ये बात आपने पढ़ी ना, पब्लिक सेक्टर कंपनी को इस तरह 6 अलग अलग करके ढूंढे जाके कहाँ लिखा है, फिर इस पे क्या सवाल बन सकता है? नहीं मिलेगा। ये काम हम कर रहे हैं आजकल बेसिकली, ठीक है ना। ये कंटेंट ये बी लॉ में भी ऐसे ही कर रहे हैं, टैक्स में भी ऐसे ही कर रहे हैं और सी लॉ में भी कर रहे हैं। सी लॉ में तो चलो आप इंशाल्लाह ताला साथ साथ देख भी रहे होंगे कि कैसे काम होगा। फिर एक काम हमने आज मैंने बी लॉ में भी अनाउंस किया है, मैं आपको भी अनाउंस कर रहा हूँ। आपको मैं वीकली, एक तो हमारा टेस्ट होगा ना कॉलेज में, एक टेस्ट हम इसके अलावा कंडक्ट किया करेंगे, यानी वीकली 2 टेस्ट कंडक्ट हुआ करेंगे। ये जो दूसरे वाला टेस्ट है ये आप मुझे सॉफ्ट में प्रोवाइड करेंगे, यानी आप वो करके देंगे, मुझे टाइप करके देंगे।
अगर अब आप कहेंगे अब मसला ये क्रिएट होगा कि जी हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है ना, तो लैपटॉप आपको शहबाज शरीफ देता है फिर नहीं मिले अच्छा जी तो अच्छा उसका हल है जो जाहिर है आप पहली बात तो ये है कि अगर आप अफोर्ड करते हों तो आज के दौर में आपके पास बहरहाल लैपटॉप तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं करते तो पेरेंट्स पर इस वजह से दबाव नहीं आपने डालना कि वो मैंने तो टेस्ट जमा करवाना था तो ये हो गया। बिल्कुल मैं बताने लगा हूँ, मैं रास्ता बताता हूँ ठीक है ना। उसका तरीका यह है कि आप एक अदद कीबोर्ड परचेज करें, 400-500-600 रुपये का आएगा, और 7 OTG केबल परचेज करें और मोबाइल पर बैठ के बना दें, ठीक है ना। चलो 700 का नहीं होगा तो 800 का हो गया होगा अच्छा उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो टेस्ट आप मुझे, अच्छा उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, वो कंपलसरी कोई नहीं है, जो टेस्ट आप मुझे सॉफ्ट में देंगे ना उसकी मार्किंग मैं करके दूंगा, और जो आप हार्ड में देंगे फिर वो जो कन्वेंशनली चल रहा होता है कॉलेज में टेस्ट कौन चेक कर रहा होता है, टीए चेक कर रहा होता है, फिर टीए से आपको चेक होकर मिलेगा, पूरी स्कीम होगी। आप जब अल्लाह खैर रखे आपको पहला टेस्ट कंडक्ट होगा ना तो आपको एहसास होगा कि जाहिद कवि किस एनर्जी या उसके ज़रिए से इस सेशन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना नहीं असल में नहीं, प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ मैं मोटिवेट हुआ हूँ पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल देखकर कि नहीं अच्छा मैंने सुबह भी ला के बच्चों से भी ये बात की है, आपको हमेशा दुआ ये करनी चाहिए अल्लाह से कि पेपर मुश्किल आए, नहीं ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं, पेपर मुश्किल आए, जब पेपर मुश्किल आता है तो हमेशा पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उन बच्चों की जो पढ़ के गए हुए थे, उन्हें पेपर आता था या नहीं आता था इससे ही रैली क्योंकि वो बच्चे नॉकआउट हो जाते हैं जो बगैर पढ़े गए हैं। तो जितना मुश्किल पेपर आएगा उतना आसान है आपके लिए पास करना, क्यों, अब पढ़ने वाले बच्चों में कंपटीशन रह जाएगा। आप अभी अज्यूम करें हमने ये एक डेफिनेशन पढ़ी और कुछ बच्चों ने इसको रट्टा लगाया हुआ है और रट्टा ही लगा हुआ एग्जामिनर ने पूछ लिया, तो सारे बच्चे बराबर हो गए, बल्कि जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाते हैं उनका रट्टा आमतौर पे कमज़ोर होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने 5 सिनेरियो बना के कहा कि बताओ इसमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी और कौन सी नहीं है, तो ये बीला वाली फिल्म चल गई समझो ठीक है ना। अब बच्चे ने तो ऐसे सोचा ही नहीं हुआ, ऐसे पढ़ा ही नहीं हुआ, तो गुड 40-50% बच्चा तो नॉकआउट हो गया, रिमेनिंग में कंपटीशन रह गया, तो ठीक है ना, ये वाली बात है। तो नहीं ये नहीं हम कह रहे ये बिल्कुल नहीं है, हम तो सारे बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं। हमने तो ये जितना आप देखें लोग क्या कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ अगर यूनिक है तो जब तक वो यूनिक है उसका इस्तेमाल एज ए मोनोपली कर रहे होते हैं। मैंने आज से पहले कभी ये नहीं किया, मुझे एहसास हुआ कि इन तीनों सब्जेक्ट में मेजर चेंज आई है, तो मैंने अनाउंस कर रखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये सारे नोट्स सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पाकिस्तान के बच्चे मेरे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आके शामिल हो जाएं, वहाँ से मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। और मैंने ये भी कहा है कि पेपर भी कोई 2-2 4-4 टेस्ट दे के सॉफ्ट में मुझे भेज दें, मैं चेक करके दे दूँगा, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं सबके लिए, तो वो ये वाली बात भी नहीं है। अच्छा जी चलें आगे चलते हैं जी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर हमने कर लिया जी कंप्लीट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी तो टेस्ट काइंड हुआ ही नहीं ना अभी, टेस्ट आखिरी आपने इंटरप्रिटेशन नहीं सही, लॉ पढ़ रहे हो सही समझो एंड वाले का मतलब था एमएसए का पेपर होता है सबसे आखिर अब तुम्हें रोजे में कुछ खिलाएं, ऐसे तो रोजा टूट जाएगा। अच्छा चलो अभी कराते हैं अफ्तारी, और राइस भी तो अच्छा चलें वापस आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय, और दूसरा आ गया लिमिटेड बाय
और तीसरा आ गया अनलिमिटेड। अगर हम लाइबिलिटी के एतबार से कंपनी को क्लासिफाई करना चाहें तो कंपनी तीन तरह की होगी, जिसमें से कोई 80-90% कंपनी पहली तरह की हैं, ऑल आर लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर का क्या मतलब है? नो लाइबिलिटी इन केस ऑफ फुली पेड शेयर। फुली पेड शेयर का क्या मतलब है? अगर एक शेयर 10 रुपए का था, शेयर की कीमत तो कुछ भी हो सकती है, शेयर की कीमत 100 रुपये भी हो सकती है, शेयर की प्राइस 50 रुपये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जितने का शेयर था मैंने सारे अदा कर दिए हैं, अब मेरी लाइबिलिटी कोई नहीं है, कंपनी के साथ जो मर्जी हो रहा है, मेरी कोई लाइबिलिटी। पहली बात, नो लाइबिलिटी इन केस ऑफ फुली पेड शेयर। किसकी? शेयर होल्डर की बात हो रही है। कंपनी इज स्टिल अनलिमिटेड, फुली लाइबल, ठीक है ना। लाइबिलिटी अप टू अनपेड अमाउंट इफ शेयर आर नॉट, ऑल्दो करंटली वी कैन नॉट इशू अनपेड शेयर, पार्टली पेड शेयर। आपको पता है ये बात हमने कल परसों भी की थी कि ये किसके लिए बात हो रही है? जो पहले से शेयर इशू हो चुके हैं और अभी जाहिर, अब हम तो नहीं कह सकते कि उनके पैसे ले लें। एक तरीका ये था, गवर्नमेंट कोई डेट देती कि इससे पहले पहले सारे पैसे रिसीव कर ले, फिर हमें ये लाइंस ना लिखनी पड़ रही होती। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा जी आज के बाद कोई पार्टली पेड शेयर इशू नहीं होंगे, तो जो पहले हुए हैं उसको जिंदा रखने के लिए अब ये कॉन्सेप्ट आ गया, लिमिटेड बाय गारंटी, लाइबिलिटी अप टू द अमाउंट। गारंटी का क्या मतलब है? अब इसके शेयर होल्डर ने, इसके मेंबर ने एक गारंटी भी दी हुई है, शेयर भी, बाद दफा शेयर भी लिए हुए और गारंटी भी दी हुई है। क्या गारंटी दी हुई है? वो कहता है जी अगर कंपनी का डिफॉल्ट हो गया तो 10 मिलियन रुपीस मैं डालूंगा बीच में, मेरी गारंटी है। फिर दूसरे डायरेक्टर, तीसरा डायरेक्टर, चौथा डायरेक्टर, दिस इज कॉल्ड गारंटी लिमिटेड, लिमिटेड बाय। तो इसका मतलब है अगर अब डिफॉल्ट हो गया कंपनी का और लाइबिलिटीज पे ना हुई, एक है कंपनी का डिफॉल्ट हुआ, कंपनी के अपने रिसोर्सेज इतने हैं कि उसमें से पे हो गया सब कुछ, तो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर सब कुछ कंपनी के बिकने के बाद क्रेडिटर्स के पैसे पे नहीं हुए तो मुझे भी पैसे डालने पड़ सकते हैं। कितने? जितने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतने, मैक्सिमम ये, द अमाउंट गारंटीड, लाइबिलिटी अप टू द एग्रीड अमाउंट। लिमिटेड बाय गारंटी मे हैव शेयर कैपिटल, मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, इट मे और मे नॉट हैव। अच्छा जरा सोचें, ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसका शेयर कैपिटल ही ना हो? नॉर्मली शेयर कैपिटल कंपनी में क्यों ला रहे हैं? पैसे लगा रहे हैं, कंपनी को पैसा चलाने के लिए पैसा चाहिए, शेयर बेच रहे हैं, उससे कंपनी में पैसा आ रहा है, उस पैसे से कंपनी चल रही है। लेकिन फर्ज कर लें हमारी कंपनी, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि हमें उस बिजनेस में पैसा नहीं चाहिए, स्किल चाहिए, रिलेशन चाहिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट फर्म ही, ये जितना रगड़ा लग रहा है अब लग रहा है, बाद में पैसे नहीं चाहिए। बाद में तो बस टेबल कुर्सियां लेके बैठ जाओ तो कंपनी खुल गई, ठीक है, बाद में नहीं। हर वो बिजनेस जो स्किल्स का है या कोई ऐसा बिजनेस जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपने कहा यार हमने कंपनी बनाई है, पैसे तो कंपनी में चाहिए, नहीं तो हम कैपिटल क्यों डालें? हमने कहा यार कंपनी से जो लोग कारोबार करेंगे उन्हें ये खतरा होगा दिल में कि अगर कल को हमारे पैसे ना हुए तो कहाँ से पैसे आएंगे। हमने कहा अच्छा, उनकी तसल्ली के लिए हम गारंटी प्रोवाइड कर देते हैं। हम अपना पैसा क्यों ब्लॉक करें कंपनी में? उनको तसल्ली देने के लिए कि एक लिमिट तक हम लाइबल हैं, तो वी प्रोवाइड गारंटी। इसीलिए लिखा हुआ है कि गारंटी लिमिटेड कंपनी में कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ नहीं ऐसा हो सकता, यहाँ तो है ही कैपिटल के जरिए से, ठीक होगी ना बात। और एक आखिरी कंपनी है जो पाई नहीं जाती, कहीं किताबों में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि कंपनी में तो हम आए लिमिटेड लाइबिलिटी एंजॉय करने थे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि यार क्यों लोग परेशान हैं, अगर मेरी कंपनी डिफॉल्ट करेगी
तो भाई ठीक है, फिर मेरे एसेट्स बेचकर भी अदा किए जाएं पैसे, मैं विलिंग हूँ, मुझे पता है, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं एक कंपनी बनवा सकता हूँ विच इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड। लेकिन इससे पहले दिमाग का टेस्ट कराना ज़रूरी है कि फिर वो कंपनी बना क्यों रहा है। हाँ, किसी हो सकती है, होती नहीं है, होती नहीं है जी जी। फेस, अच्छा चलिए, अच्छा हो गया, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। हमेशा शेयर जब इशू होते हैं ना, तो वो फेस वैल्यू पर इशू होते हैं। जो बाद में मार्केट वैल्यू होती है ना, उससे कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं होता डायरेक्टली। ये जब आप एमएफए पढ़ेंगे, वहाँ फाइनेंस में ये बात थोड़ी सी डिस्कस भी हो रही होगी। मसलन एक कंपनी ने अपना शेयर इशू किया था 10 रुपीज़ का, फिर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई, शेयर की कीमत बढ़कर हो गई 100 रुपये। फिर कंपनी ने इससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शेयर की कीमत हो गई 500 रुपीज़। कंपनी में जो पैसा आया था इनिशियली, वो तो 10 रुपये आए थे। कंपनी इसी पैसे से काम कर रही है, काम अच्छा कर रही है, इसलिए शेयर की कीमत बढ़ती जा रही है। इस बात को ज़िंदगी से लिंक करने के लिए ऐसे समझें कि किसी लैंड डेवलपर ने प्लॉट सेल किया था 20 लाख रुपए का, उसने तो बेच दी सारी ज़मीन, सोसाइटी बन गई, अब घर बनने शुरू हो गए हैं, अब प्लॉट हो गया 2 करोड़ का। तो क्या सोसाइटी को 2 करोड़ आए हैं? नहीं, उसने तो 20 लाख का बेच दिया हुआ था। ये तो आपके मेरी चीज़ें बढ़ रही हैं, ये प्राइस हमारे शेयर की बढ़ रही है, हमारे प्लॉट की बढ़ रही है। कंपनी के पास तो 10 रुपये का ही गया था, तो कंपनी के लिए हमेशा फेस वैल्यू ही रेलिवेंट है, मार्केट वैल्यू रेलिवेंट नहीं है। हाँ, फाइनेंस में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि कंपनी को टके का फ़ायदा नहीं है इससे, नहीं नहीं, फ़ायदा है। अब वही सोसाइटी वाली एग्जांपल से समझें, हमने 20 लाख का प्लॉट बेचा था, उस वक्त तो जंगल था, खेत खड़े हुए थे, लोगों ने एतमाद किया, हमने डेवलपमेंट कर दी, पैसे लेके नहीं भागे, अब लोगों ने वहाँ घर बना लिए, प्लॉट की कीमत 2 करोड़ हो गई। ये जो बेच चुके हैं प्लॉट, इस पर तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम नया उसका वो निकालें ब्लॉक, तो फिर हम भी 2 करोड़ का ही बेचेंगे, क्योंकि 2 करोड़ का है अभी यहाँ प्लॉट, हम भी नई कीमत पर बेचेंगे। ऐसे ही कंपनी इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी तो है इन सारी बातों की, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। तो कंपनी से जो रेलिवेंट बात है वो कौन सी है? फेस वैल्यू ही है। तो ये फेस वैल्यू के पेड अनपेड की बात हो रही है, मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू की बात नहीं हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो कंपनी 3 तरह की हो गई, लिमिटेड बाय और अनलिमिटेड। अच्छा जी, ये वही बातें दोबारा लिखी हुई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्स, वन इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, अदर इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी एंड अदर इज कॉल्ड एसोसिएटेड। अब इस बात को समझने के लिए हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ अच्छा नहीं डाली हुई है, चलो। अच्छा जी, होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? पेरेंट कंपनी किसे कहते हैं? कहते हैं होल्डिंग कंपनी को। होल्डिंग कंपनी का मतलब है जो कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रही है। और हम अकाउंटिंग में, लॉ में जब होल्डिंग कंपनी कहते हैं, तो हम कहते हैं ऐसी कंपनी जो 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करे या कंट्रोल होल्ड करे, वही बात पुराने वाली आ गई। होल्ड मेजॉरिटी शेयर, होल्डिंग ऑफ अदर कंपनी, शेयर 50% से ज्यादा, मेजॉरिटी का मतलब 50% से ज्यादा शेयर, या कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ अदर कंपनी। क्या मतलब? अगर बोर्ड की अपॉइंटमेंट का 50% हमारे पास है, वही एतिसलात और पीटीसीएल वाली एग्जांपल,
ठीक है ना। या तो आपके पास 50% से मोर देन 50% शेयर है तो आप होल्डिंग कंपनी है, या मोर देन 50% बीओडी आप अपॉइंट करते हैं, भले शेयर कम है फिर भी आप क्या बन गए, होल्डिंग कंपनी बन गए। अच्छा, जब आप होल्डिंग कंपनी बन गए तो वो जो जिस कंपनी के आप होल्डिंग कंपनी बने हैं वो आपकी सब्सिडियरी बन गई है। ठीक होगी बात। मेजॉरिटी शेयर आर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। तो ये कंपनी क्या बन गई फिर, सब्सिडियरी बन गई। एसोसिएटेड, वो कहते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे, अगले एक चैप्टर आएगा पूरा एसोसिएटेड कंपनी, लेकिन वैसे समझाने के लिए ऐसी कंपनी जिसमें 20% या उससे ज्यादा, यानी ऐसे समझे 20 से 50 तक एसोसिएटेड कंपनी, 50 से ऊपर होल्डिंग कंपनी, और अगर सारे ही शेयर ले लें तो होली ओन्ड कंपनी। ठीक है ना, सारे ही शेयर खरीद लें तो फिर उसे क्या कहते हैं, होली ओन्ड कंपनी। 100% शेयर आप ही के पास है, एक ही कंपनी के पास है, फिर होली ओन्ड कंपनी। बस फिर कुछ भी नहीं, फिर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है आपकी, फिर उसका कोई नाम नहीं है। 20% से ऊपर गए तो एसोसिएटेड कंपनी, और 50 तक इसका स्टेटस आ गया एसोसिएटेड कंपनी। 50 से ज़्यादा हो गए तो सब्सिडियरी बन गई हमारी, हम अपने एंगल से बात करें। अब एक कंपनी है, ऐसे से ऐसे बना लें, एक कंपनी है जो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। मसलन फ़र्ज़ कर लेते हैं, ऐसे ही हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, एमसीबी कंपनी के पास 51% शेयर हैं निशात मिल लिमिटेड के, फ़र्ज़ कर लें, तो फिर एमसीबी कंपनी क्या हो गई, होल्डिंग, और ये सब्सिडियरी। और डीजी सीमेंट के हैं 35%, फ़र्ज़ कर लें, और एमसीबी बैंक ने कोई XYZ कंपनी में 13% इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये बस सिर्फ नॉर्मल, इसका कोई नाम नहीं है, यहाँ हमने की तो ये भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन इनका एक ख़ास नाम है। ये कौन सी कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी, और ये कौन सी है, और फ़र्ज़ कर लें निशात मिल्क ने ही एक है वो समीन टेक्सटाइल लिमिटेड, इसके 100% इसके पास है, होली ओन सब्सिडियरी। ठीक है ना। तो ऐसे हमारी कंपनीज का जो है वो स्टेटस क्या हो गया, उसका नाम चेंज हो रहा है। अगर 100% शेयर हैं तो आप, ये हमारी होली ओन्ड सब्सिडियरी है, ये हमारी सब्सिडियरी है, ये हमारी एसोसिएटेड कंपनी है, और इस कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हो जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आप डोमिनेट कर जाते हैं ना। नहीं, ये हम ऑनरशिप के एतबार से कह रहे हैं। नहीं, अब ऐसे समझें, ऐसे समझें, एक कंपनी है जिसके 12 डायरेक्टर हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इतने शेयर हैं या अरेंजमेंट है कंपनी के साथ कि यार 12 में से 7 डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे और 5 आप लोग अपॉइंट करोगे, तो कह रहा है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड हम अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि लफ्ज़ लिख किसके बारे में रहे हैं, बोर्ड के बारे में, इसके बारे में, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो ये हमारी सब्सिडियरी हो गई है। लेकिन अब जब भी बीओडी की मीटिंग होगी, 12 लोग बैठे होंगे, वहाँ अक्सरियत से डिसीजन होना है, तो हमेशा हम ही अक्सरियत में होंगे। अकाउंटिंग में ये वाली बात पढ़ रहे हो कि आपके पास 100% कंट्रोल है, हर पॉलिसी आपकी चलेगी, बिकॉज आप साथ अपनी एक बात कर रहे होंगे, सिवाय पीटीआई की तरह आपके ही एमएनए ना भाग गए फिर आपने कहना है कि जनाब मुदाखलत हो गई। बात समझ आ रही है। तो ये मतलब हुआ कि जब आपके पास मेजॉरिटी आएगी, क्योंकि वहां डिसीजन मेजॉरिटी से होना है, इसलिए भी बात ऐसे लिखी हुई। क्लियर होगी बात जी।
अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो हमने 3 तरह की बातें कर दी, होल्डिंग कंपनी बन गई, सब्सिडरी कंपनी बन गई, एसोसिएटेड। अब इस सारे को जाकर आपने पढ़ लेना है। यहाँ एक बात इस दफ़ा ऐड हुई है। अच्छा, कहीं भी स्लाइड में आपको ग्रीन कलर से कुछ लिखा नज़र आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये इस वाली किताब में जो अमेंडमेंट आई है, या पहले एग्जामिनर उतना टेक्निकल नहीं हो रहा था तो वो बात छुपी हुई थी, ठीक है ना। जैसे होल्डिंग और इसके ऊपर लॉ पहले ही लिखा होता है, ये लॉ में अमेंडमेंट नहीं आई, आई कैप ने किताब में यानी कोर्स में ये कॉन्सेप्ट डाल दिया। क्या कॉन्सेप्ट डाल दिया जी? वो कहता है जैसे ऐसे हम सोचें, हमारे पास निशात मिल के हम ज़रा होल्डिंग बढ़ा देते हैं 75% शेयर थे। आगे निशात मिल ने किसी XYZ कंपनी में 60% शेयर लिए हुए हैं, तो ये इसकी होल्डिंग या ये इसकी सब्सिडरी, तो फिर ये हमारी भी सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हमारी सब्सिडरी बन गई। उस वो बात नहीं करनी जो आप कह रहे वो फिर सुने मैं क्या कर रहा हूं। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी, अच्छा अब आगे इसकी भी सब्सिडरी आ जाए, इसकी भी सब्सिडरी आ जाए, तो लॉ कह रहा है कि यार इस वाली बात को हुकूमत चाहे तो कंट्रोल लगा दे कि कहां तक ये लेयरिंग हो सकती है। देखिए ये लिखा, हाउएवर such class or classes of holding companies shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be notified। इसका मतलब है SCCP के पास ये इख्तियार आ गया कि वो बताए कि ये लेयरिंग कितनी अलाउ हो सकती है। किसी मसलन वो कहते बैंक के लिए लेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5 दफ़ा हो सकती है, फलां कंपनी के लिए 2 दफ़ा हो सकती है, फलां के लिए 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, ये पावर्स लिखी हुई है यहाँ पर। क्लियर होगी बात? However, such class or classes of holding company shall not have layer of subsidiaries beyond such number as may be notified। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, अब ये वो बुक रीडिंग आ गई, मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन होली ओन सब्सिडरी की आ गई, वही 100% वाली बात आ गई, हमने क्योंकि किताब को साथ साथ अटैच किया हुआ है। चलो ठीक होगी बात, कहानी ख़त्म हो गई यहाँ तक आप, लेकिन काम साथ साथ कर रहे होंगे या करना शुरू कर दें ताकि आप जो है चीज़ों को, और नेक्स्ट वीक से हमारा टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपको टेस्ट डे कम्युनिकेट हो गया? नहीं आ गया होगा, उसमें स्टडी कैलेंडर में आ गया होगा ट्यूसडे को जी। ये मैंने स्लाइड सेंड कर दी थी कल। अच्छा दोबारा कर दें, आप नए ऐड हुए हैं, ठीक हो गया, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। अच्छा वो तो आप आपस में भी शेयर कर लें, ग्रुप से आप सेंड कर सकते हैं ना, अगर आप ग्रुप एडमिन ओनली हो तो तब भी आप डॉक्यूमेंट से शेयर कर सकते हैं ना। ओके अच्छा जी, तो क्या मैं कहने लगा था, ट्यूसडे हमारा टेस्ट डे है। अच्छा एक बात हमने डिसाइड करनी है सेशन के शुरू में, पहले टेस्ट से टेस्ट आप 100% देंगे तो क्लास पढ़ेंगे, अदरवाइज क्लास नहीं पढ़ेंगे। अच्छा पुराने बच्चे बैठने का जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। नहीं लेकिन इस दफ़ा आपको पता है मैं पहले ये काम नहीं करा रहा था ना। अच्छा पूरे सेशन में मैंने बीला में आपको कहा था कि टेस्ट मैं खुद चेक करके दूंगा, नहीं कहा ना, अब कह रहा हूँ, इसका मतलब कहीं चेंज है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी चेंज है। ठीक है, फिर दूसरी बात, जनरली हम लोग जाहिर है बीइंग ए डायरेक्टर हमें मैनेजमेंट अफेयर्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है। इस सेशन में नवीद अंसारी साहब ने, अदनान रशीद साहब ने, हमने मैनेजमेंट से रिज़ाइन किया। हम सिर्फ स्ट्रेटजिक मीटिंग में, बीओडी की मीटिंग में अब बैठते हैं, हम किसी मैनेजरियल डिसीजन में इन्वॉल्व अब नहीं होते। द सोल रीज़न हम टोटल फोकस करें बच्चों के ऊपर, बच्चों को पढ़ाने के तौर पर। यानी अब जब हम कॉलेजेस में आ रहे हैं तो बीइंग अ टीचर आ रहे हैं सिर्फ,
ठीक है, इसीलिए आपने नोट किया होगा मैं क्लास भी टाइम पे ले रहा हूं। ठीक है ना। तो ये सारी चेंजेस हैं जिसके इंशाल्लाह ताला आपको असरात नज़र आएंगे। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जाहिर है मैंने अब आपकी क्लास है, इसके बाद मेरी एक क्लास हो रहा है, मैंने बैग उठाना है, घर चले जाना है। जब मैं घर चला जाऊँगा तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ आपके पेपर में मार्क करके आपको दे सकता हूँ, मेरे पास टाइम होगा, वरना यहाँ बैठे जाहिर है आप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो अल्लाह ने चाहा इन चीज़ों के असरात आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे।